हेलो व्यूअर्स, तो आज से हम लोग कर रहे थे अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गवर्नेंस। और गवर्नेंस का हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, और ये आंसर राइटिंग हेल्प करेंगे उन लोगों को जिन लोगों को आंसर राइटिंग करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। तो ये बेसिकली ये मॉडल आंसर है, और इसकी मैं प्रैक्टिस करूंगा कि आप लोग कैसे कैसे आंसर बना सकते हैं। जो पीली वाली लाइन दिख रही है आपको, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, और नीचे मतलब इसका इंट्रोडक्शन वगैरह, कंक्लूजन वगैरह और बॉडी वगैरह बताया जाएगा कि कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है यूपीएससी में। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बट आल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन। यानी कि हमसे कह रहा है कि पहला एक्सपेक्ट हमसे क्या कह रहा है कि ई गवर्नेंस केवल और केवल ये नहीं है कि आप लोग नई टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज करें। कि जैसे कि हम लोग बात करें नई टेक्नोलॉजी से, कहने का क्या मतलब है इनका, कि जो मॉडर्न मेथड आ गए हैं कि लाइसेंसिंग वगैरह ऑनलाइन कर दो, या फिर गवर्नमेंट जैसे वर्क करती है तो ऑनलाइन बेसिस पे चलने लगे, तो ये सारी चीज़ होती हैं। और दूसरा एक्सपेक्ट क्या कहता है इसका, हम लोग उसके बारे में थोड़ी चर्चा। तो दूसरा एस्पेक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बट आल्सो मच अबाउट क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द यूज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन। तो अब हम नॉर्मली हमने बता दिया था पहले वाले एस्पेक्ट में, तो हमारा यही था कि हम लोग जो मॉडर्न सिस्टम न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे 5G आ रहा है, तो वो कैसे कैसे हम लोगों ने गवर्नमेंट की ऐप बना दी, अलग अलग ऐप्स बना दी, जिससे कि लोगों के बीच में जल्दी जो भी नॉलेज है गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ को लेकर वो पहुँच पहुँच सके। पर दूसरा एस्पेक्ट हमसे ये कह रहा है कि हमें उन उसकी जो हम लोगों को डेटा या फिर डेटा या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम लोगों का उसका करेंगे क्या? उसका इम्पोर्टेंस बताना है, तो ये चीज़ हाइलाइट करके बतानी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि पहला जो एस्पेक्ट हमारा ई गवर्नेंस, तो सबसे पहले हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा। बॉडी में हम लोग क्या रख देंगे, ऑब्जेक्टिव रख देंगे ई गवर्नेंस के, और फिर हम लोग लिखेंगे क्या, इनिशिएटिव हाइलाइटेड यूजिंग। हम लोग इनिशिएटिव लिखेंगे हाइलाइट करते हुए कि मतलब कैसी-कैसी वैल्यूज़ वगैरह हैं, क्या-क्या वैल्यूज़ मिली हैं हमें, मतलब ई गवर्नेंस को यूज़ करने से, मतलब कि जो हमें डेटा मिलेगा उसका हम कैसे-कैसे इस्तेमाल करेंगे, और कैसे-कैसे अलग-अलग जगह पे डेटा वगैरह चल रहा है, लास्ट में कंक्लूजन डाल देंगे। तो इस प्रकार हमारा अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तीनों तैयार हो जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आंसर कैसे-कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कैसे लिखेंगे इसका। तो हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन, तो उससे पहले हम लोग इनिशिएटिव के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा। इनिशिएटिव हाइलाइट द यूज़ ऑफ ई गवर्नेंस, कैसे-कैसे हम लोग वैल्यूज़ वगैरह का इस्तेमाल, मतलब कि जो हमें ई गवर्नेंस से हमें हेल्प मिली है, जैसे हमें जो डेटा मिला है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मली कहीं पे मान चलिए किसी एरिया के अंदर टॉयलेट वगैरह बनने थे। तो अब जिनका नाम आ गया टॉयलेट बनने में, तो अब उनका जैसे साइन वगैरह हो गया है कि हाँ, इनके नाम पे होनी है, और उनकी बन गई है। तो अब सीधे-सीधे हमें जैसे एसेस वगैरह करना है कि हाँ, काम सही चल रहा है, नहीं चल रहा, तो हम सीधे वेबसाइट में देखेंगे कि हाँ, इस एक पर्टिकुलर एरिया को एक आदमी को दे देंगे कि आप इस एरिया में जाइए और चेक करिए कि भैया जो हमने इनिशिएटिव भेजा था, मतलब स्कीम बनाई थी, ये इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। तो अब इस ऑनलाइन डाला होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इस एरिया में बनी है, और जो बंदा फिजिकली जाके चेक कर लेगा कि हाँ, काम हुआ है या नहीं हुआ, तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये ई गवर्नेंस का क्या मिलेगा, हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो इंट्रोडक्शन हम लोग 2 प्रकार की, इन दोनों में से जो फ़ॉर्मेलिटी होती है, तो फ़ॉर्मेलिटी को पूरा करते हुए इंट्रोडक्शन वगैरह में डाल देंगे, तो ये इन दोनों में से कोई भी आप एक उठा लीजिए, और बस इसी प्रकार इंट्रोडक्शन बन जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पहले वाले में लिखा है, एज़ पर द वर्ल्ड बैंक, ई गवर्नेंस रेफर टू द यूज़ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार कहा गया है कि ई गवर्नेंस रेफर करता है कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसीज़ इस्तेमाल करती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का, जैसे कि वर्ल्ड एरिया नेटवर्क का, इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कि दैट कैन ट्रांसफॉर्म रिलेशन विद सिटीजन। यानी कि वो अपने जो रिलेशंस हैं जनता के साथ, जैसे कि उनके साथ अच्छे रिलेशन बना सकें विद सिटीजन्स, बिजनेसेस एंड आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, दूसरे गवर्नमेंट के आर्म के साथ। कैसे कैसे हम लोग बात करें कि अगर हम लोग अगर इसका अगर मतलब समझना हो, तो अगर आपको हम लोग बात करें, तो जैसे कि पुराने समय में क्या होता था कि आदमी पढ़ा लिखा था नहीं, इंटरनेट वगैरह कुछ था नहीं, जो जैसे कि मान चलिए कोई फैसिलिटीज़ आई, अब राशन भी अगर मिलना है, तो राशन को लेकर कितनी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं या कितनी घट गई हैं, किसी को पता ही नहीं था। आधे से ज़्यादा आदमी अनपढ़ था, उन्हें मतलब था नहीं, और उन्हें पता भी चलता कैसे, कोई बताने वाला था नहीं, क्योंकि ये सारी भाग-दौड़ बड़े-बड़े लोगों के पास रहती थी, और वो जो भी माल-पानी मिलता था, वो ऊपरी-ऊपर गटक लेते थे। तो इस वजह से क्या होता था पुराने समय में, जो गरीब लोग होते थे या फिर अनपढ़ लोग होते थे, उनके पास गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं आ पाती थी। पर अब क्या हो गया, हमारे पास ई गवर्नेंस आ गई है। ई गवर्नेंस से नॉर्मली हमें पता है कि क्या होता है कि गवर्नमेंट के पास अब आम आदमी के पास भी फ़ोन जैसी वैसे बेसिक फैसिलिटीज़ तो सबके पास प्रोवाइडेड हैं। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट सीधे-सीधे
अपनी जो योजनाएँ वगैरह होती हैं, तो सीधे-सीधे जनता तक बता देती हैं। तो जनता को पता चल जाता है, इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। वरना अब पहले ये था कि बीच में काट लेते थे, उनके पास जानकारी नहीं है हमारे लिए क्या अधिकार है, क्या अधिकार नहीं है। अब तो ये है कि गवर्नमेंट खुद अपने एप्लीकेशन बनाती है और उनको हेल्प कराती है कि आपके पास ये अधिकार हैं, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प पड़ती है। तो और कुछ नहीं है, सिटीज़न के लिए आसानी कर देती है, बिज़नेस करने के लिए और दूसरे आर्म्स के लिए गवर्नमेंट के उनको हेल्पफुल कर देती है। फिर दूसरा पाला चिपकाना हो, आप लोग दूसरा वाला चिपका दीजिए। हम लोग बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे हेडिंग भी लगी है इट्स देयरफॉर इम्पेरेटिव टू अंडरस्टूड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-गवर्नेंस व्हिच आर। तो क्या होता है ई-गवर्नेंस से? तो ये सपोर्ट करता है और सिम्प्लीफाई करता है गवर्नेंस को, किसे? गवर्नमेंट को लिए। यानी कि जो गवर्नमेंट है, वो अच्छे से गवर्न कर पाए अपने सिटीज़न्स को और सिटीज़न्स को भी हेल्प करता है कि भैया कि अगर ई-गवर्नेंस हुई, तो भैया कि अब ये नहीं है कि पहले के समय में ये होता था कि बाबू साहब कहाँ बड़े चक्कर लगाने हैं, बैंक का कुछ काम होना हो या फिर दूसरे कुछ काम होने, सरकारी कुछ काम होने हो, तो भैया लग गए चक्कर। एक एक समझ लो कोई भी, मैं भी जानता हूँ कि मैंने भी काम कराए हैं, तो एप्रॉक्स 2-3 दिन लग जाते थे एक काम कराने के लिए, 2 दिन छुट्टी लो, चक्कर काटो, हाथ-पैर जोड़ो, उनके पैसे दो, भैया दुनिया भर का चक्कर था। अब ये सिस्टम ई-गवर्नेंस के वजह से ये क्या हो गया, कम हो गया है और बिज़नेसेस को भी सपोर्ट करता है ये। तो और क्या करती है हमारी ई गवर्नेंस? तो ये बनाती है टू मेक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन मोर, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा और ट्रांसपेरेंट बनाती है, अकाउंटेबल बनाती है। और व्हाइल एड्रेसिंग द सोसाइटीज़ नीड, यानी कि जब उन्हें क्या करनी हो, सोसाइटी की नीड समझनी हो, एक्सपेक्टेशन समझनी हो, तो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जिससे कि इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है पीपल के साथ, बिज़नेसेस के साथ और गवर्नमेंट के साथ। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ई-गवर्नेंस से और इससे क्या होता है कि रिड्यूस करप्शन इन गवर्नमेंट, तो करप्शन हमारा कम हो जाता है। टू एंश्योर स्पीडी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन, तो स्पीड भैया बहुत जल्दी काम हो जाता है, वरना पहले चलता था कोई काम हो रहा है, महीनों-महीनों ऐसे ही बीत गए। अब क्या हाल ही कल ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, हाल ही कल काम हो गया। तो रिड्यूस डिफिकल्टीज फॉर बिजनेस, प्रोवाइड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन एंड अनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बाय ई बिजनेस। तो अब इससे क्या होगा, डिफिकल्टीज भी बिजनेस के लिए बहुत सारी कम हो गई हैं। तो हर सेक्टर में देखा जाए तो हर सेक्टर में हेल्पफुल रहा है ये हमारा ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट। हम लोग बात करेंगे अपने जो क्वेश्चन का दूसरा एक्सपेक्ट था उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि ये नहीं कि हमने किसी को फ़ोन दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि इससे ई गवर्नेंस आ जाएगी। उसका इन्फॉर्मेशन का यूज़ कैसे करना है, उससे ई गवर्नेंस आएगी। तो ये पूरे आंसर में यहाँ से यहाँ तक यही बताया गया है कि कैसे-कैसे हम लोग जो गवर्नमेंट होती है, इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव वगैरह चलाए। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे दूसरे इनिशिएटिव जो कि बताते हैं कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। यानी कि जो हमें ऑनलाइन ऑनलाइन तो हमें पता है, अब उसका इस्तेमाल कैसे-कैसे करेंगे? जैसे कि ई-सेवा कहाँ चली है? आंध्र प्रदेश में चली है। फैसिलिटीज़ पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, सर्टिफिकेशन और इन सब को लेकर ये काम करती है, ई-सेवा करती है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा ई गवर्नेंस का मतलब कॉन्सेप्ट अपना लिया गया और उससे वो अच्छी यूटिलिटी कर रहे हैं, मतलब अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ई गवर्नेंस को। जैसे कि मैंने ई सेवा बताया था अभी आपको, हम लोग बात करेंगे खजाना प्रोजेक्ट के बारे में, कर्नाटका के। तो इन्होंने डिजिटलाइज़ कर दिया ट्रेज़री सिस्टम पूरे स्टेट का, फ्रेंड कहाँ-कहाँ केरला का। तो इसमें क्या होता है कि सिंगल विंडो फैसिलिटीज टू पे टैक्सेस एंड अदर फाइनेंशियल ड्यूज टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो भैया कैसे कि कितना अच्छा तरीका निकाल दिया, वरना आपको, मैं अपने यहाँ जानता हूँ कि मैं अगर बात करूँ तो अपने स्टेट की बात करूँ, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि आई थिंक एक पूरा दिन बर्बाद करना पड़ता है अगर आपको क्या करना पड़ता है, बिल जमा करना पड़ता है, बिल जाना पूरे बिजली घर जाओ, वहाँ पे लाइन लगाओ, फिर दुनिया भर की चक्कर होती हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कैसे फ्रेंड स्कीम चला के केरला ने जितने भी गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह थे, इनको हम लोग पे कर सकते हैं ऑनलाइन वगैरह। या फिर हम लोग बात करें लावनी प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का, इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन रिलेटेड टू द हैंडलिंग ऑफ ग्रीविंग लैंड रिकॉर्ड मेंटेनिंग प्रोवाइड मिक्सचर एसेंशियल सर्विसेज। लैंड रिकॉर्ड को लेकर इन्होंने मेंटेनेंस का सिस्टम बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे इनिशिएटिव जो कि दिख रहे हैं कि हाँ, अच्छा वैल्यू, मतलब ई गवर्नेंस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है इन एरियाज़ के अंदर। तो कंक्लूज़न की अगर हम लोग बात करें कि हमसे केवल यूज़ वैल्यू के बारे में पूछा गया, तो इसके अलावा हम लोग दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं। जैसे कि चैलेंजेस क्या-क्या हैं ई गवर्नेंस को लेकर, जैसे डिजिटल इलिटरेसी, यानी कि नॉर्मली गाँव का आदमी है, उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, वो सोचे फ़ोन मिलेगा तो गाना वगैरह बजा रहा है, तो इससे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। और क्या होता है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉस फॉर द डेटा प्रोटेक्शन एंड अनइक्वल इंटरनेट पेनिट्रेशन टू रीप द ट्रू बेनिफिट ऑफ द सेम फॉर द फर्दरिंग कॉज ऑफ गुड गवर्नेंस। जो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे क्या है,
डेटा ब्रीच वगैरह हो जाते हैं या फिर बहुत से लोगों का डेटा चोरी हो जाता है। अभी ये बीच में सुनने को मिल रहा था कि आधार कार्ड को लेकर कुछ डेटा ब्रीच वगैरह हो गया था, ऐसे कुछ सुनने को मिल रहा था। पर ये न्यूज़ सही थी या नहीं थी, ये तो मुझे पता नहीं। पर हाँ, तो डाटा प्रोटेक्शन को लेकर भी अच्छे लॉस वगैरह नहीं है। अभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक का डेटा लीक के बारे में सुना होगा, तो बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन लॉ है नहीं है। किसी का डेटा आराम से चुरा लिया जाता है, तो फिर इसको लेकर भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार अपना जो आंसर है वो कंक्लूड हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो।